में कांग्रेस भी सीएम चेहरे को लेकर अंदर खाने मंथन कर रही है। राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा सोशल मीडिया पर सीएम फेस को लेकर जनता की राय मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि पंजाब में वो बिना चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है। जिस सीएम की जंग ने पंजाब में अमरिंदर को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया, जिस सीएम की जंग में सिद्धू से आगे चन्नी निकल गए, आज वही सीएम का चेहरा कांग्रेस के लिए गले की फांस बना हुआ है। भले ही कांग्रेस ने दलित चेहरे चरणजीत चन्नी को सीएम बनाया हो, लेकिन वो चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर है बगावत का, उसे डर है पार्टी में और फाड़ होने का। यही वजह है कि कांग्रेस बिना चेहरे के चुनावी मैदान में उतर रही है। हमारी पार्टी के मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं, हमारी सरकार के मुखिया और चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बंटवारा है, मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कभी कभी थोड़ा विरोधाभास दिखता है और प्रजातंत्र में थोड़ी बहुत विचार की भिन्नता स्वाभाविक है, नहीं तो हम फिर एक डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाते। पंजाब में कांग्रेस के बीच सीएम चेहरे को लेकर मचे घमासान में नया ट्विस्ट आ गया है। राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा ने इसके लिए ट्विटर पर एक पोल शुरू किया है, जिसमें पूछा गया है कि प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होना चाहिए। इसमें मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू, कैंपेन कमेटी चेयरमैन सुनील जाखड़ का नाम शामिल है। चौथा ऑप्शन सीएम चेहरे की जरूरत न होने का है। ट्विटर पर पोल डालने वाले निखिल अल्वा राहुल गांधी के करीबी और उनके ऑफिस में हैं। ऐसे में उनका ये पोल चौंकाने वाला है। कांग्रेस अब तक कहती रही है कि पंजाब में संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, उसमें चरणजीत चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ शामिल हैं। हमारे पास तो मुख्यमंत्री है, ये तो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनाने की। जब वर्तमान में हमारे पास मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के लोगों के ऊपर के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर वो जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर के ऊपर नवजोत सिद्धू जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सुनील जाखड़ जाएंगे। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी पंजाब में सीएम चेहरा घोषित करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या केजरीवाल के अंदाज में अब वोटिंग के जरिए कांग्रेस नए चेहरे का ऐलान करेगी? आज तक ब्यूरो। यूपी केरल में पसंदीदा पार्टी के लिए परिवारों की सीमा को लांघा जा रहा है। पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने समाजवादी पार्टी से किनारा किया, तो अब उनके एक और रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी में एंट्री कर ली है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका ने भी प्रियंका गांधी का साथ छोड़ दिया। अगर अनुमति है तो 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, 60 कारों को अपने आसपास बैठा दिया। राजनीति में किसकी नीयत कब बदल जाए उसका दल, कब बदल जाए उसका दिल, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, बीजेपी का गमछा पहने कमल दल का झंडा उठाए ये पूर्व समाजवादी प्रमोद गुप्ता हैं। रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के साढ़ू लगते हैं और अखिलेश यादव के मौसा लगते हैं, मगर लगना तो लगना है। और प्रमोद गुप्ता को लगता है कि उनकी नैया की खिवैया अब बीजेपी ही है, इसीलिए तो बीजेपी में शामिल होते ही पहला बार अखिलेश के परिवार पर। जब तक माननीय मुलायम सिंह जी रहे, उन्होंने परिवार को एक रखा। अखिलेश के आने के बाद उनके परिवार में बहुत सी बातें ऐसी मैं कहना नहीं चाहता। आज सारे लोग नाराज हैं। लगभग माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं, अगर अनुमति है तो 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। नाराजगी क्यों हो गई? टिकट नहीं दे रहे थे, परिवार में बात नहीं है, नाराजगी क्यों हो गई? टिकट का सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, 60 कारों को अपने आसपास बैठा लिया। बीजेपी की ये सेंधमारी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने से ज्यादा कमजोर दिखाने की है। ये जताने की है कि क्या परिवार, क्या रिश्तेदार
सब अखिलेश से परेशान हैं और जब अपने ही परेशान हैं तो जनता कैसे प्रसन्न रह सकती है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है फिर से कमल खिलाना। बीजेपी अखिलेश पर सीधा निशाना साधती है और बदले में अखिलेश पलटवार करते हैं। कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे उनके। बीजेपी ने अगली जो सेंधमारी की है वो कांग्रेस के खेमे से है। ये प्रियंका मौर्य हैं। याद होंगी आपको, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो कैंपेन शुरू किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये उस कैंपेन की पोस्टर गर्ल हैं। हर पोस्टर में प्रियंका गांधी के साथ प्रियंका मौर्य की तस्वीरें थी। मगर अब प्रियंका कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मगर बीजेपी से। कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया, रिपोर्ट पे सब जगह डॉक्टर प्रियंका मौर्य लिखा हुआ है, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। इस चीज की मुझे शिकायत है कि मैं टॉप पे रहते हुए भी अगर मुझे मौका नहीं मिला गया, मुझे प्रमोट नहीं किया गया, तो ऐसे पार्टी में अपना समय वेस्ट करना किसी भी कोई भी इसका मतलब नहीं है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, वहां अपना समय व्यर्थ वेस्ट करना उसका कोई तथ्य नहीं है। प्रियंका आरोप लगाती हैं कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने धांधली की, जबकि कांग्रेस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। प्रियंका की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि वो लास्ट 3 महीने से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। इस वजह से इनको, और जो क्योंकि हमारे पास सर्वेयर और ऑब्जर्वर लगे हुए थे, उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी अपने को। भरसक उन्होंने प्रयास बहुत किया। अच्छी महिला है, सोशल वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% की बात। कांग्रेस को झटका अकेले प्रियंका मौर्य ने ही नहीं दिया, बल्कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। बाकी कौन है कांग्रेस में, आप मुझे ये बताइए। और ये बस और बस क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और उनकी कार्यशैली देखते हुए मैंने बीजेपी में आने का निर्णय लिया। अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है। हालांकि वो पहले से ही बीजेपी के साथ आने के संकेत दे रही थी। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जोड़ तोड़ की होड़ तेज होती जा रही है। कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लखनऊ में शिल्पी और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। किसान कर्ज माफी को लेकर राजस्थान में बवाल मचा है। राज्य में लोन नहीं चुकाने पर खेत नीलाम हो रहे हैं। सियासी नुकसान के डर से अब गहलोत सरकार ने ये नीलामी स्थगित की है। 1.40 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी 11 लाख रुपए लग चुकी है। अगर इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहता है तो तहसील कार्यालय थानागाजी में पधारें। के बाद भी जमीन कुर्क की जा रही है, जबकि सरकार ने ये कहा था कि हम इनका खर्चा माफ करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलवा दो हमको एक बार। पिताजी के ऊपर बैंक वाले बार बार दबाव डाला और उसने हमारा पिताजी ने आत्महत्या कर ली। सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये नीलामी नोटिस है कुर्की का। ये नोटिस देखो सर, आप लोग की नीलामी नोटिस। हाँ बिल्कुल नोटिस दिए सर। 60% लोग ऐसे हैं सर जो लोन नहीं चुका पा रहे।
दिल में घबराहट लिए सब कुछ खत्म हो जाने के डर में जीते राजस्थान के ये वो किसान जो अपने जिले में अपनी ही जमीन से बेदखल किए जा रहे, लेकिन मत सोचिए कि सिर्फ बोली किसान के अरमानों की लग रही, जिन्हें राजस्थान में मुख्यमंत्री से मिलकर गुहार भी लगाने नहीं दिया जाता, क्योंकि बोली किसान की जमीन की नहीं, बोली उस वायदे की लग रही है जो 3 साल पहले सत्ता हासिल करने के मकसद से किया गया। कांग्रेस के बाकी नेता बैठे हैं, मैं से आपसे कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद 10 दिन गिनना, 11 नहीं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि आपका हक है। 10 9 8 7 छोड़िए, हालत राजस्थान की ये हुई कि सत्ता मिलने के 3 साल बाद भी अलवर से दौसा तक किसानों की जमीन कर्ज न चुकाने पर बैंक वाले आकर नीलाम करने लगे। अलवर में 6 किसानों की 10.5 हेक्टेयर जमीन सिर्फ 79 लाख में नीलाम करके सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में ही बैंक वालों ने दौसा में 6 किसानों की खेती की जमीन नीलाम कर दी। देवी सनो बीरा लाल गुजर 1.40 हेक्टेयर कृषि भूमि की नीलामी 11 लाख रुपए लग चुकी है। अगर इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहता है तो तहसील कार्यालय थानागाजी में पधारे। दौसा में कच्चे मकान में रहने वाले कजोड़ मीणा के परिवार की कहानी आप जरूर देखिए, जिन्होंने मरधरा ग्रामीण बैंक से 2010 में 7 लाख रुपए का कर्ज लिया, 2017 में डिफॉल्टर हुए। कर्ज माफी का सरकारी वादा 2018 के बाद अधूरा रहा। दावा है बैंक से कुर्की के नोटिस ने सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया। दौसा से ऐसे ही सरकारी विश्वासघात पाए किसानों का परिवार जयपुर पहुंचता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इंसाफ मांगने के लिए। राहुल गांधी के 10 दिन में कर्ज माफी के 3 साल पुराने वादे को याद कराने के लिए वोट लेते वक्त हाथ जोड़ने वाले मुख्यमंत्री से पुलिस किसान परिवार को नहीं मिलने देती। राजस्थान में अब ऐसे ही किसानों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है जो बैंक से मिल रहे कुर्की के नोटिस या फिर बैंक के हाथों नीलाम कर दी गई अपनी जमीन को हासिल करने के लिए एड़ियां रगड़ने के लिए मजबूर किए गए। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा परेशान किसानों को लेकर जयपुर में सीएम आवास पहुंचते हैं। पुलिस रास्ते रोक देती है, हिरासत में ले लेती है। चुनाव उत्तर प्रदेश पंजाब में हो रहे हैं। किसान के मुद्दे पर बढ़ता तनाव देख गहलोत सरकार सक्रिय हुई, जानती थी कि नुकसान हो सकता है, इसीलिए जो मंच से 10 गिना कर कर्ज माफी का वादा करते थे वो ट्विटर से अब कुर्की नीलामी रोकने का ट्वीट करने लगे। लेकिन बैंक कब तक रुकेंगे? एक एक करके किसान जो यहाँ पर आए हुए थे इनको गाड़ियों में बैठाया जा रहा है। तो ये एक नजारा है जो दिखाता है कि कांग्रेस ने जो वादा किया था वो वादा उन पर कितना भारी पड़ रहा है कि इस तरह से किसानों को लेके जाया जा रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय में, जहां पर अधिकारी इनसे बातचीत करेंगे। पुलिस वैन में ये वो लोग हैं जिन्हें कुर्की का नोटिस दिया गया है और ये सब चाहते हैं कि सरकार जो कुर्की का नोटिस है उस कुर्की के नोटिस को खत्म करे। दिल्ली एनसीआर से लेकर पूरे उत्तर भारत में ठंड के कहर की अगर आप इस वक्त बाहर हैं तो ठंड कितनी भयंकर है इसका अंदाजा तो आपको लग ही रहा होगा। उत्तर भारत में पिछले 1 हफ्ते से कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। कड़ाके की इस ठंड में इंसान तो इंसान, पक्षी भी छुपकर बैठ गए। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड का प्रकोप कम होने लगता है, लेकिन इस बार जनवरी में आगे भी बारिश और जबरदस्त जाड़े की भविष्यवाणी हो रही है। कैसे जनवरी में लोगों को जमा रहा है जाड़ा। दिल्ली एनसीआर में कैसे शीतलहर बरपा रही है कहर। अब की बार दिल्ली में ठंड क्यों तोड़ रही है सारे रिकॉर्ड। कब तक उत्तर भारत में लोगों की छूटती रहेगी कपकपी।
राजस्थान से कश्मीर तक कैसे पारा कर रहा है टॉर्चर। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक कैसे जम गई जिंदगी। अब की बार जनवरी में जाड़ा जोरदार। तो सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में इस बार सर्दियां ज्यादा ही लंबी हो गई हैं। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली वाले लगातार ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं और अगले 5 दिन दिल्ली पर और भी भारी गुजरने वाले हैं। जी हां, 21 से 23 जनवरी के बीच बारिश की संभावना है और उसके बाद शीतलहर और ठंड का प्रकोप पूरी जनवरी दिल्ली वालों को झेलना पड़ेगा। इसे कहते हैं असली ठंड। दिन की शुरुआत कोहरे और धुंध से होती है। रजाई से निकलने को दिल नहीं करता और सारा दिन कपकपाते हुए निकल जाता है। पिछले एक हफ्ते से लोग जनवरी में जमाने वाला जाड़ा झेल रहे हैं। हर कोई यही कह रहा है, बड़ी सर्दी है। शीतलहर तो जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही है। ठंड में बाइक वालों के हाथ तो जैसे जम से जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली एनसीआर से लेकर समूचे उत्तर भारत में लोग ठंड का दंड कैसे झेल रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक, राजस्थान से लेकर कश्मीर तक और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ठंड ने जीना दुश्वार कर दिया है। सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में दिन के समय भी गिर रहा है तापमान। 2015 के बाद सबसे ज्यादा दिन तक पड़ रही है ठंड। दिल्ली में बनी है सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस। 15 जनवरी से 18 जनवरी तक सबसे ज्यादा ठंडे दिन। अगले 5 दिन दिल्ली एनसीआर में ठंड और बढ़ेगी। 21 जनवरी से 23 जनवरी दिल्ली में बारिश का अलर्ट। बहुत ज्यादा पड़ रही है ठंड। ये लोग परेशान हैं ठंड से। घर से निकलने से, एक तो लोग वैसे ही लॉकडाउन से परेशान है, काम धंधे पे जाने से ठंड से परेशान है। अब घर से निकलना मुश्किल है पर लोगों की मजबूरी है, निकलना पड़ता है काम धंधे के लिए। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठंड के हमारे तो गाड़ी सवारी भी नहीं बैठ रही है हमारी ऑटो में। और 4 बजे के खड़े हुए, देखो टाइम कितना हो गया। ठंड इतनी पड़ रही है, सुगड़ रहे, सवारी भी नहीं बैठती ठंड के बारे में और हम खुद भी परेशान हो रहे हैं इस टाइम। बहुत ठंड बहुत ज्यादा है, काम बहुत स्लो चल रहा है अभी। ठंडी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसमें कर्फ्यू भी लग ही गया है, इसलिए काम बहुत स्लो चल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर ठंड का ऐसा पहरा है, हर कोई मोटे मोटे और गर्म कपड़ों में दुबका हुआ चला जा रहा है। मुंह से भाप छूट रही है। उबलती चाय, धधकती अलाव, दिल्ली की सर्दी इसी तरह से तड़पा रही है, सता रही है। पिछले एक हफ्ते में सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। हम आपको बता दें कि 2015 के बाद ऐसा हो रहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा दिनों के लिए ठंड पड़ रही है। जनवरी 2015 में ठंड 11 से 13 दिनों तक थी। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के वक्त, शाम के वक्त शीतलहर चल रही है, लेकिन अब घना कोहरा भी छाया हुआ है। इस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन के बेहद नजदीक मौजूद हूं। अगर आप देखें तो राष्ट्रपति भवन घने कोहरे की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। गणतंत्र दिवस के परेड की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। देखिए, अब यहाँ से जो इंडिया गेट है वो भी बेहद नजदीक है, लेकिन हालत यह है कि इंडिया गेट भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर की फिलहाल है। दिल्ली एनसीआर पर ठंड ने 3 तरह से प्रहार किया है। पहला, शीतलहर भयंकर चल रही है। दूसरा, सीवियर कोल्ड डे कंडीशन लगातार बनी हुई है। तीसरा, कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में ले रखा है। नाम के लिए सूरज निकल रहा है, वो भी तब जब उसके छिपने का टाइम करीब होता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में शीतलहर भयंकर चल रही है और सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस बनी हुई हैं। हम आपको सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे कंडीशन का अंतर समझाते हैं।
अगर रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे है और दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 तक कम होता है तो उसे कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। अगर दिन का पारा सामान्य से कम 6.5 डिग्री कम हो और रात का पारा 10 डिग्री से नीचे हो तो सीवियर कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं। इस दौरान भयंकर शीतलहर चलती है। दिल्ली एनसीआर में आजकल सुबह शाम के मुकाबले दिन की सर्दी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग कह रहा है कि 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच बारिश होगी, जिसकी वजह से धूप नहीं निकलेगी और ठंड कहर बरपाएगी और 25 जनवरी तक कोहरे और ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। यानी आने वाले 5 दिनों में दिल्ली वालों को विकट की सर्दी से सामना होने जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अगले 5 दिन संभल कर। जी हाँ, मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश, ओले और ठंड भयंकर पड़ने जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी वाले ठंड से सिकुड़े जा रहे हैं तो बिहार वाले शीतलहर से कांप रहे हैं। राजस्थान में भी ठंड भयंकर पड़ रही है। आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस बार इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है। हाथरस वाले ठिठुर रहे हैं। मुरादाबाद में शीतलहर ने जान आफत में डाल रखी है। मेरठ में ठंड ने कुल्फी सी जमा रखी है। कानपुर वाले कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। वाराणसी वाले विकट की सर्दी झेल रहे हैं। प्रयागराज में जाड़े ने लोगों को जमा दिया है। जी हां, यूपी में हड्डियां कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जनवरी के इस जाड़े में लोगों के हाथ पांव जम गए हैं। अब जैसे भी बैठे हुए हैं कुर्सी डाल करके सर्दी में ही टाइम पास कर रहे हैं अपना। अब 2 तरह की ड्यूटी निभा रहे हैं, नगर पालिका की भी निभा रहे हैं और पुलिस की भी निभा रहे हैं। निभानी पड़ेगी सब, जब सर्दी लगेगी तो क्या होगा। यूपी में भी भयंकर शीतलहर चल रही है तो साथ में कोल्ड डे कंडीशन भी बनी हुई है, जिसकी वजह से दिन में जबरदस्त ठंड लग रही है। यूपी के अलग अलग शहरों में पिछले 1 सप्ताह से लगातार न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नापा जा रहा है। शीतलहर से गलन और ठिठुरन पैदा हो गई है। आम आदमी की कपकपी बंद रही है। घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। हालात, टंकियों का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। सूर्य के दर्शन तक नहीं हो रहे। दिन भर बादल छाए रहते हैं। बहुत ठंड चल रही है। 3-4 दिन से सूरज महाराज भी न लग रहा है, गलन है पूरा, लग रहा है कि बर्फ एकदम गिर रहा है। बहुत ज्यादा ठंड है सर। सर्दी का आलम यह है कि सर्दी बहुत तेजी से अचानक ही बढ़ी है, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश जो है वो उपायों की स्थिति में है कि किस तरह से जीवन यापन किया जाए। अब आपको दिखाते हैं कि क्यों इस साल जबरदस्त ठंड पड़ रही है। विशेषज्ञों की माने तो भारत में इस साल भीषण ठंड के पीछे एक वजह ला नीना का प्रभाव है। अमेरिकन जियोसाइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अल नीनो और ला नीना शब्द का संदर्भ प्रशांत महासागर की समुद्री सतह के तापमान में समय समय पर होने वाले बदलावों से है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो अल नीनो की वजह से तापमान गर्म होता है और ला नीना के कारण ठंडा। दोनों आमतौर पर 9 से 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन असाधारण मामलों में कई वर्षों तक रह सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार ला नीना की वजह से भयानक ठंड की स्थिति दिसंबर से लेकर फरवरी तक चलेगी। हालांकि भारत में ठंड की तीव्रता सिर्फ ला नीना के प्रभाव पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ जैसे कुछ अन्य कारण भी सर्दी के मौसम में अहम भूमिका निभाते हैं। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने बिहार में भी भयंकर ठंड बढ़ा दी है। बिहार के 12 जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है और कोल्ड कंडीशन बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में गिरावट आने के चलते अगले 24 से 48 घंटों में कोल्ड डे अलर्ट जारी हो गया है।
पटना, पूर्णिया, गया, भागलपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा और गोपालगंज भयंकर शीतलहर की चपेट में हैं। अभी आपको 25 तक निजात इससे नहीं मिलेगा क्योंकि 23-24 का बारिश है और अभी लगातार कोल्ड डेज वाली कंडीशन बनी रहेगी और मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार गिरावट आ रही है। लेकिन आज परसों से मतलब परसों इस साल का सबसे सर्द टेम्परेचर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर रहा है, सर्द दिन रहा है इस साल का, क्योंकि परसों जो था 13.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ जो इस साल का सबसे कम मैक्सिमम टेम्परेचर है। इसके अलावा 22 और 23 जनवरी को बिहार में बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। और ये है राजस्थान के सबसे ठंडे इलाके की तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग मोटे मोटे कपड़ों में डूब के चले जा रहे हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में विकट की सर्दी पड़ रही है। पिछले एक हफ्ते से राजस्थान के कई शहर सर्दी का सितम झेल रहे हैं। अब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगे मौसम और भी भयंकर होने जा रहा है। राजस्थान में 21 जनवरी से बारिश, ओले और ठंड का संगम होने जा रहा है। जयपुर समेत राजस्थान के 11 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की आशंका जताई है। जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, अलवर और सीकर और पश्चिमी राजस्थान में चुरू जिले में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। भारत के उत्तरी और मध्य इलाकों में कड़ाके की ठंड ने सभी को हैरान कर रखा है। ठंड दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। आज तक ब्यूरो।